हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में 6 चैप्टर को स्टडी कर रहे थे जो कि है सिटीजनशिप। और इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको हमने स्टार्ट किया था और इसमें मैंने कहा था कि इसके कुछ प्रोविजंस बच गए हैं और उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमने इसमें पढ़ा था कि जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 है, इसने क्या किया था, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको उसकी नॉमेनक्लेचर को चेंज कर दिया था और उसकी जगह अब क्या हो गया था, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हो गया था। ठीक है, तब से ये कॉन्सेप्ट आ गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 में कि जो भी अभी तक जो भी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया होते थे, अब उनको क्या नाम दिया जाएगा, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहा जाएगा। और जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 था, इसके थ्रू क्या किया गया, डिफरेंट प्रोविजंस बनाए गए। ठीक है, और इसमें इन 4 चीज़ों से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए थे, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। और मैंने कहा था कि इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर पूरा इनका कैटेगराइजेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहला था रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर और दूसरा है कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इसमें थर्ड है रिनंशिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर और फोर्थ है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 था, इसमें जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर थे उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस थे, उसमें उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया थे, इसको स्टडी करते हैं। The central government may, on an application made in this behalf, register as an overseas citizen of India card holder। ये था कि जो हमारे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती थी कि अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होगा, अगर कोई भी एप्लीकेशन दायर करेगा तो उस बेसिस पर क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर की जो सिटीजनशिप होगी, जो ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होगा, वो उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए क्या है कि ये सिचुएशंस दी गई हैं, ये कंडीशंस दी गई हैं। पहली है इसमें एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, फुल एज का हो और जो जिसमें क्या हो, कैपेसिटी हो पूरी। ठीक है, यानी फुल एज यानी पूर्ण आयु का हो और पूर्ण क्षमता वाला हो। तो इसके लिए इसमें पहला प्रोविजन दिया गया है कि क्या हो, हु इज़ ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, अभी तो क्या हो, अब इस टाइम पे हो सिटीज़न ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, किसी और कंट्री का नागरिक हो, लेकिन क्या हो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था जिस दिन से, या फिर उसके बाद कभी इंडिया का सिटीज़न रहा हो। ठीक है, ऐसे पर्सन को क्या दी जा सकती थी, पर्सन ऑफ इंडियन क्या था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है उसको क्या दी जा सकती थी, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराई जा सकती थी। किस एक्ट के थ्रू, जो कि है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 के अंदर ये प्रोविज़न बनाए गए थे। इसमें दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि क्या हो, हु इज़ ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वॉज एलिजिबल टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी, इसमें भी यही कहा गया है कि क्या है, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि क्या है, अभी तो किसी अनदर कंट्री का सिटीजन है, उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, वो क्या है, फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, लेकिन क्या था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था या जिस दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट हुआ या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया या उसके बाद क्या हो, उस टाइम पे क्या हो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था तो उस पर्सन के पास उस टाइम पे वो एलिजिबल था हमारी इंडिया की सिटीजनशिप को लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए, लेकिन उस टाइम पे वो सिटीजनशिप उसने नहीं ली, उस टाइम पे उसने किसी अदर कंट्री की सिटीजनशिप को उसने एक्वायर किया। लेकिन अगर वो चाहे तो अब वो क्या कर सकता है, ऐसा पर्सन क्या कर सकता है, उसको ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराई जा सकती है। ये हमने पढ़ी सेकेंड कंडीशन। उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि फुल एज एंड कैपेसिटी का हो, लेकिन क्या हो, हु इज़ ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, वो क्या हो, किसी अनदर कंट्री का सिटीजन हो, किसी दूसरे देश का नागरिक हो, बट बिलोंग्ड टू ए टेरिटरी दैट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर द 15th अगस्त 1947।
क्या हो, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि फुल एज एंड फुल कैपेसिटी का हो और वो क्या हो, किसी अन्य देश का नागरिक हो, और लेकिन वो क्या हो, किसी ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करता हो जो कि 15 अगस्त 1947 मीन्स कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद वो पार्ट क्या बन गया हो, इंडिया का ही पार्ट बन गया हो। तो अगर ऐसी टेरिटरी से कोई सिटीजन आता है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया उसको प्रोवाइड कराई जा सकती है, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हु इज़ ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि क्या हो, फुल एज एंड कैपेसिटी का हो, लेकिन और साथ ही साथ वो क्या हो, किसी भी वो क्या हो, चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, और ऐसे किसी भी सिटीजन का, ठीक है। और ए पर्सन हु इज़ ए माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मैंशनड इन क्लॉज ए, जो अभी हमने क्लॉज ए पढ़ा कि एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, या फिर उसके बारे में हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा सिटीजन जो किसी अनदर कंट्री का है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट हुआ था उस टाइम पे वो क्या था, या उसके बाद कभी कभी इंडिया का सिटीजन रहा था, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को, इसमें जो भी हमने ए में जो ये एक क्लॉज पढ़ा, इसके जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ जो ये प्रोविज़न दिए गए हैं, ये कहा गया है कि इसके अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति का जो कि क्लॉज ए में के लिए एप्लीकेबल है, उस पर्सन का अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है तो उसको भी, माइनर चाइल्ड मीन्स कि जिसकी एज क्या हो, 18 ईयर से कम हो, तो ऐसे चाइल्ड को भी क्या किया जा सकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराई जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। A person who is a minor child and whose both parents are citizen of India or one of the parents is a citizen of India। ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन क्या हो कि जिसका कि अगर वो क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या है एक माइनर चाइल्ड है, ठीक है, जिसकी एज क्या है 18 ईयर्स से कम है, और उसके क्या हो, दोनों ही माता पिता, ठीक है, बोथ पेरेंट्स, दोनों ही माता पिता क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत के नागरिक हो, या फिर दोनों में से, माता पिता में से कोई भी एक क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो उसको भी क्या किया जाएगा, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। spouse of foreign origin of a citizen of India or spouse of foreign origin of an overseas citizen of India card holder, ठीक है। एंड इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी जो ओरिजिन ऑफ स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारत का नागरिक है, लेकिन जो उसका स्पाउस है वो क्या है, फॉरेन ओरिजिन का है, या फिर क्या होगा, या फिर कोई भी क्या है, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या है, कोई एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन जो उसका स्पाउस है वो क्या है, फॉरेन ओरिजिन का है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अगर and whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the application। इसमें ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को भी, ऐसे पर्सन को भी क्या है, ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की जो को प्रोवाइड कराया जा सकता है, ओवरसीज सिटीजनशिप उसको दी जा सकती है इंडिया की, अगर क्या हो, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी फॉरेन ओरिजिन का है, पहले जो अगर इंडियन सिटीजन है तो उसका जो अगर स्पाउस है वो किसी फॉरेन ओरिजिन का है, तो अपने इंडियन सिटीजन के बिहाफ पर जो उसका स्पाउस है फॉरेन ओरिजिन का, भले ही वो फॉरेन ओरिजिन का है, लेकिन जो अपना इंडियन सिटीजन है उसके बिहाफ पर उसको क्या दी जा सकती है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराई जा सकती है। और वहीं जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि क्या है, अगर हम जो कोई भी अगर पर्सन है उसको क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और उसका जो स्पाउस है वो फॉरेन ओरिजिन का है, तो उसको भी क्या की जा सकती है, उस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो फॉरेन ओरिजिन का जो स्पाउस है उसको भी क्या दी जा सकती है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रोवाइड की जा सकती है। अगर क्या हो कि जो अगर ये मैरिज हुई हो और वो अभी तक क्या हो कि उसको क्या हो कि 2 साल तक वो
2 साल तक का जो टाइम है वो कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 साल तक का जो टाइम हो वो अभी तक उसकी मैरिज चल रही हो, कंटिन्यू हो, और एक, ठीक है, और क्या हो कि वो एप्लीकेशन तब करे कि जब उसको 2 साल, कम से कम उसको 2 साल का टाइम उसकी मैरिज को हो गया हो। तो ऐसे जो पर्सन हैं उनको भी पर्सन ऑफ इंडियन, उनको भी क्या किया जाएगा, ऐसे पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के जो फॉरेन ऑरिजिन के स्पाउस हैं उनको भी ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया की प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी में कहा गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप, सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इसके लिए और भी क्या है, और फर्दर कुछ क्राइटेरियाज हैं। इसमें ये कहा गया है कि नो पर्सन who or either of whose parents or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the central government may specify shall be eligible for registration as an overseas citizen of India card holder। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी ऐसा सिटीज़न, ठीक है, जो कि क्या हो, जो कि जिसके कि क्या हो, पेरेंट्स या जिसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो, कभी भी सिटीज़न या फिर कोई भी ऐसा सिटीज़न जो क्या हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश का हो, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया हो, उसको क्या नहीं दिया जाएगा, वो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए उसको, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ये कहा है, ठीक है। क्योंकि ये कहा गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश या फिर अगर ऐसी भी किसी अगर ऐसी कोई भी कंट्री जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, स्पेसिफाई कर देती है कि इनको, इस देश के पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो किस किस को नहीं कराई जाएगी, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर किसी भी पर्सन के क्या हो, पेरेंट्स हो उस ऑरिजिन के, वहाँ से हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो वहाँ के सिटीजन्स को पाकिस्तान और बांग्लादेश के, या फिर कोई भी ऐसी कंट्री जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई कर दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है, तो उसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द डेट from which the existing person of Indian origin card holders shall be deemed to be overseas citizens of India card holder। ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से क्या है, एम्पावर्ड है इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए कि जिस दिन से भी जो इंडियन ओरिजिन का जो पर्सन है, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कि वो किस दिन से क्या कहलाएगा, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहलाएगा। इस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा, ठीक है। वो डेट बताई जाएगी कि जिस दिन से जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो किसके रूप में माना जाएगा, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के रूप में माना जाएगा। इस चीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पॉइंट 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट में, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट स्पेशल circumstances exist after recording the circumstances in writing, register a person as an overseas citizen of India card holder। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी प्रोविज़न, ठीक है, जो कि पॉइंट वन में क्या पढ़ा था हमने, द सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉइंट 1 में क्या पढ़ा था हमने, पॉइंट 1 में हमने पढ़ा द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड ऑन दिस बिहाफ, ठीक है, रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिसमें ये सारी कंडीशन दी गई थी। एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज़ अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके की जो भी कंडीशंस ये कह रहा है कि जो पॉइंट 1 में दी गई हैं, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन क्या होती है, अगर वो अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, ये कहा गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी हिसाब से क्या कर सकती है, किसी भी चीज़ को वो क्या कर सकती है, अपनी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर होते हैं तो वो क्या कर सकती है कि उनकी रिकॉर्डिंग कर सकती है, रिटर्न में एक क्या है, रिटर्न में उनको ले सकती है, और उसके बाद अपनी सारी प्रोसेस को पूरा करके किसी भी पर्सन को रजिस्टर कर सकती है अपनी इच्छा से
एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के रूप में ये कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए भी ऑथराइज है कि अगर वो चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट 1 है अभी पढ़ा कि उसमें सारे प्रोविजंस दिए गए हों तो उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो क्या कर सकती है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो किसी भी उसकी क्या कर सकती है कि किसी भी पर्सन को क्या ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर बना सकती है। और उसके लिए वो क्या करती है कि पहले उसमें वो सारी प्रोसेस को कंप्लीट करती है और राइटिंग में उस चीज़ का पूरा उस प्रोसेस को पूरा रिकॉर्ड करती है। राइटिंग में उस पर्सन से लिया जाता है रजिस्ट्रेशन को और उसके बाद उस पर्सन को रजिस्टर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। और अपनी इच्छानुसार वो क्या बना सकती है, रिकॉर्ड करके उसके जो राइटिंग में उससे लेके अंडरटेकिंग्स में लेके उसको क्या कर सकती है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर बना सकती है। ये इसमें हमने पढ़ा। उसके बाद इसमें हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, सिर्फ समझना है इसको, मतलब ये ऐसा कोई नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से समझना हो, लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज है, आप इसको समझ जाएंगे तो सीधे फैक्चुअल नॉलेज है तो उसको करते हैं। कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं उनको कौन कौन से राइट प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल बी इंटाइटल्ड टू सच राइट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ये कहा गया है कि कोई भी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है उसको क्या दिए जाएंगे, उसको वो सभी राइट दिए जाएंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको अपने बिहाफ पे क्या करेगी, स्पेसिफाई करेगी। सिर्फ क्या है, वो राइट्स दिए जाएंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिनको क्या किया जाएगा, स्पेसिफाई किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। नंबर 2, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर shall not be entitled to the following rights। क्या है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया कार्ड होल्डर है, उसको क्या बताया गया है कि कुछ राइट्स हैं जो राइट्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, विच आर कन्फर्ड ऑन ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के सिटीजन को प्रोवाइड कराए जाते हैं, भारत के नागरिक को प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि क्या है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड होल्डर है उसको कौन कौन से राइट नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे भारतीय नागरिक को दिए जाते हैं, लेकिन क्या है कि जो ये ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है इनको नहीं दिए जाते हैं। इसमें पहला है, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू द राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसको क्या है, जो ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है उसको हमारे कंट्री में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको क्या है, उसको अवसर की समानता नहीं दी जाएगी, उसके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं है। He shall not be eligible for election as president। ये कहा गया है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या है, वो इलेक्शन क्या है कि इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो क्या है, एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट सी, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या है, वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या हो सकता है, हाई कोर्ट के जज के रूप में उसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि क्या हो सकता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो एज ए वोटर हमारी कंट्री में नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये बात समझनी होगी आपको कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या है, वो भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है, वो इंडियन सिटीजन नहीं है, इसीलिए क्या है, उनको रजिस्ट्रेशन एज ए वोटर भी उनको ये राइट भी नहीं है। ठीक है, वो एक क्या है, वोटर नहीं बन सकते, उनका क्या है, मतदान वो इंडिया में नहीं कर सकते, उनको इस चीज़ के लिए
राइट नहीं है। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये कहा गया है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या है कि वो हमारी जो भी लोकसभा या राज्यसभा है वहाँ पे क्या है मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। राज्यसभा या लोकसभा में सदस्य बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। ही शैल नॉट बी एलिजिबल for being a member of the state legislative assembly or the state legislative council। ये कहा गया है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या है किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, वो क्या है मीन्स क्या है कि जो भी हमारी राज्यों में जो भी क्या होती है विधानसभा और विधान परिषद होती है वो जो कि ये सिटीजन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या नहीं बन सकता है, वो हमारे इस राज्य की जो भी विधानसभा या विधान परिषद है उनका सदस्य वो नहीं बन सकता है। इस चीज़ के लिए वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी नहीं बन सकता है और हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा और क्या है और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और जो राज्यसभा है उसका भी मेंबर नहीं बन सकता है। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द यूनियन और एनी ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट फॉर अपॉइंटमेंट इन सच सर्विसेज एंड पोस्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो क्या है वो पब्लिक जो भी हमारे इंडिया में पब्लिक सर्विसेज और पोस्ट होती हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है यूनियन से या फिर किसी भी स्टेट से उनमें अपॉइंटमेंट के लिए ये पर्सन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकता है, उसके लिए वो क्या है योग्य नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है कि एक्सेप्ट फॉर अपॉइंटमेंट इन सच सर्विसेज एंड पोस्ट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। जब तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई ना करे इस चीज़ को कि क्या है हम इसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को भी अपॉइंटमेंट देंगे, उससे पहले क्या होगा तब तक क्या होगा ये जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है इनको किसी भी जो हमारे इंडिया की या फिर किसी भी स्टेट की कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, कोई भी पब्लिक सर्विस है उसमें क्या हो जाएगा रिक्रूटमेंट में अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्पेशली नोटिफाई ना कर दे या फिर वो जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्पेसिफाई ना करे कि इसमें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी पोस्ट को अगर किसी भी पोस्ट में ये स्पेसिफाई कर देती है या मेंशन कर देती है तो तब ये क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर उसके लिए उस चीज़ के लिए वहाँ पर उस सर्विस में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ये इसमें क्राइटेरिया दिए हैं या ये राइट्स हैं कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को अपने इंडिया में नहीं दिए जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इनको राइट टू वोट भी नहीं है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि हाँ इसका मीन्स तो ये हमारे इंडिया के सिटीजन नहीं है, इनको राइट टू वोट भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट भी के जज भी नहीं बन सकते, हाई कोर्ट के जज भी नहीं बन सकते, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी नहीं बन सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर नहीं बन सकते हैं, ये हमारी राज्यसभा की मेंबरशिप भी नहीं मिल सकती, इनको लोकसभा की मेंबरशिप भी नहीं मिल सकती। और साथ ही साथ चाहे हमारी कोई भी स्टेट की किसी भी स्टेट की कोई पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर क्या हो किसी भी यूनियन हमारे पूरे यूनियन की कोई भी सर्विस हो उसमें ये अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है जब तक कि क्या हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्पेसिफाई या नोटिफाई ना किया जाए। तो ये सब हमने पढ़ा कि इनको कौन कौन से राइट्स जो है नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रेनेंशिएशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है जिसके जो कि क्या है ओवरसीज सिटीजन का कार्ड अपने पास रखता है लेकिन अगर वो क्या चाहता है कि वो इस कार्ड को क्या करना चाहता है छोड़ना चाहता है या इस कार्ड का परित्याग करना चाहता है रेनेंशिएशन। ठीक है, तो उसको उसके लिए क्या करना होगा ये प्रोविजंस हम इसमें पढ़ेंगे। Number 1, if any overseas citizen of India card holder makes in prescribed manner a declaration renouncing the card registering him as an overseas citizen of India card holder, the declaration shall be registered by the central government, and upon such registration that person shall cease to be an overseas citizen of India card holder.
देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है इसमें कि अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, वो क्या करता है, एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, जैसा कि एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर प्रोसेस बनाई गई है, ठीक है, उसके थ्रू क्या करता है, डिक्लेरेशन करता है, अपनी जो डिक्लेरेशन करता है अपने इस जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है उसको त्याग करने के लिए, उसको छोड़ने के लिए क्या करता है, खुद को रजिस्ट्रेशन कराता है, खुद का रजिस्ट्रेशन करता है, एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में ही वो डिक्लेरेशन करता है थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फिर से कि मैं अब इस अपने जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हूँ मैं, और मैं अब इस कार्ड का रिनाउंस करना चाहता हूँ, अब इस कार्ड को छोड़ना चाहता हूँ, उसके लिए भी उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर के तहत क्या करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि इस डिक्लेरेशन के बेसिस पर जो कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिक्लेयर कराया है, ठीक है, कि अब मैं ये अपनी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो क्या किया जाएगा, इस बेसिस पर, उसके इस डिक्लेरेशन के बेसिस पर क्या होगा, उस पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस दिन से क्या किया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा उसकी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को, इंडिया कार्ड होल्डर को, ठीक है। तब से वो पर्सन क्या हो जाएगा, उस कार्ड से मुक्त हो जाएगा और उसकी जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है वो उसको समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, वेयर ए पर्सन ceases to be an overseas citizen of India card holder, the spouse of foreign origin of that person who has obtained overseas citizen of India card, and every minor child of that person registered as an overseas citizen of India card holder shall thereupon cease to be an overseas citizen of India card holder। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने अपने जब हम रजिस्ट्रेशन का पढ़ रहे थे, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की प्रोसेस उनकी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है हमारे इंडिया में, तो उसके बेसिस पर क्या होगा, उसका जो फॉरेन ओरिजिन का जो भी स्पाउस होगा उसको भी क्या दे दी जाएगी, पर उसको भी वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएगा कि उसको भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर उसको भी प्रोवाइड करा दिया जाता था, और साथ ही साथ उसका जो माइनर चाइल्ड होता था वो भी क्या होता था, वो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल होता था। लेकिन ये कह दिया गया कि अगर जो सबसे पहले जो मेन पर्सन था, ठीक है, जिसके पास की ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर जो था, अगर वो क्या करता है, अपनी इस मेंबरशिप को क्या करता है, सीज करना चाहता है, ठीक है, अगर क्या करना चाहता है, उस कार्ड को रेनेंशिएशन करना चाहता है, उसका परित्याग करना चाहता है, और इंडिया की जो ओवरसीज सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, उसको छोड़ना चाहता है, तो तब उसके छोड़ने मात्र से ही उसका जो फॉरेन ओरिजिन का स्पाउस है तो उसकी भी क्या हो जाएगी, उसकी भी जो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। और साथ ही उस व्यक्ति का जो माइनर चाइल्ड होगा, मीन्स जिसकी एज क्या होगी, 18 ईयर्स से कम होगी, उसको भी क्या कर दिया जाएगा, उसकी भी जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा, उसी टाइम से वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस बेसिस पर मिली थी, वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के स्पाउस को उसके बेसिस पर मिल जाती है कि, और उसके माइनर चाइल्ड को भी। लेकिन अगर उसी पर्सन ने उससे रिनाउंस कर दिया तो वो भी क्या हो जाएगी, अपने आप ही ऑटोमेटिकली, अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसकी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो कार्ड होल्डरशिप थी वो हट जाएगी, और साथ ही जो उसका फॉरेन ओरिजिन का स्पाउस था उसकी जो सिटीजनशिप थी ऑफ द ओवरसीज सिटीजनशिप जो थी उसकी, वो जो कार्ड होल्डर था उसकी भी वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप उसकी भी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये हमने पढ़ा रेनेंशिएशन ऑफ ओवरसीज ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें अभी और भी कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अगर कोई भी क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, उसको क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है, इस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे। अभी हमने अपने लास्ट उसमें स्लाइड में क्या पढ़ा कि रेनेंशिएशन ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इसका मीन्स ये है कि अगर जो भी क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, वो अगर अपनी सदस्यता को, इस कार्ड होल्डरशिप को अगर खुद ही त्याग करना चाहता है, उसको छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोविजन थे, ये हमने इन 2 पॉइंट्स में पढ़े। और अब हम नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वो है कैंसिलेशन
कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। ठीक है, कि कैंसिलेशन कैसे किया जाएगा कोई भी रजिस्ट्रेशन जो किया गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का। ठीक है, अगर उसको समाप्त करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उसके लिए प्रोविजंस बताए गए हैं, वो इसमें स्टडी करते हैं। The central government may cancel the registration of a person as an overseas citizen of India card holder if it is satisfied that, ये कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, वो क्या कर सकती है, वो किसी भी ऐसे पर्सन की जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ से सेटिस्फाई है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं हम उसको पढ़ते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन सिचुएशंस पे सेटिस्फाई हो जाएगी, जो ये कंडीशन ए बी सी हम इनमें पढ़ेंगे, तो क्या कर दिया जाएगा, जो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें पहला ए पॉइंट पढ़ते हैं। द रजिस्ट्रेशन एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वॉज ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, false representation और द कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट। ये कहा गया है कि अगर जो रजिस्ट्रेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ पता चलती है कि क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर का, वो क्या है, वो धोखे से कराया गया, वो फ्रॉड से कराया गया, और उसमें क्या है, उसमें कोई भी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया गया है, झूठे तथ्य बताए गए हैं। ठीक है, एक्चुअल डिटेल नहीं बताई गई है अगर उस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के द्वारा, या फिर क्या किया गया है, कंसीलमेंट ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, अगर किसी क्या है उनकी किसी ज़रूरी चीज़ों को उसके द्वारा छुपाया गया है, तथ्यों को छुपाया गया है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाती है कि ऐसा इस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के द्वारा इस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसकी इस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। ठीक है, उसके बाद बी पॉइंट है, द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैड शोन डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाती है कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है उसने क्या किया है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति क्या दिखाता है, निष्ठा नहीं दिखाता है, इसके प्रति वो क्या है, डिसलॉयल है। ओवरसीज citizen of India card holder has during any war in which India may be engaged unlawfully traded or communicated with an enemy, इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है सी पॉइंट में, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, अगर वो इस चीज़ में पाया जाता है कि अगर जब जो हमारा इंडिया है ड्यूरिंग ए वॉर, अगर हमारा इंडिया किसी युद्ध में इंगेज्ड है, तो अगर उस टाइम पे वो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या करता है, अनलॉफुली ट्रेड करता है और अनलॉफुली कम्युनिकेट करता है किसी भी एनिमी कंट्री से। ठीक है, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये प्रोविज़न है कि वो क्या करेगी, वो उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है। इसमें हमने ये पढ़ा। उसके बाद कुछ और भी प्रोविज़न्स दिए गए हैं कि कैसे किस प्रकार से जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जा सकता है। उसमें डी प्रोविज़न दिया गया है कि द ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज़ विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन बीन sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years। ठीक है, ये कहा गया है कि अगर कोई भी ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है, जब से जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में किया गया है और उसके 5 साल के ही अंदर, ठीक है, 5 साल के ही अंदर उसको क्या किया गया है, उस पर्सन को अगर कहीं भी उसको क्या दी गई है, उसको इम्प्रीजन किया गया है, मतलब उसको क्या है कि वो कहीं जेल में बंद रहा है, ठीक है, क्या है 2 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड में। ठीक है, अभी तो उसको क्या है कि 5 साल हुआ है रजिस्ट्रेशन कराए हुए, ठीक है, एज ए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप का, लेकिन उस 5 साल के अंदर ही दो साल के पीरियड से ज़्यादा ऐसा टाइम हो गया है कि उसमें क्या रहा है, वो किसी जेल में बंद रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि उस पर्सन की जो ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है उसको क्या कर दिया जाए, उसको कैंसिल कर दिया जाए। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
it is necessary so to do in the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relations of India with any foreign country, or in the interest of the general public। ये कहा गया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखती है, अगर क्या है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कोई है और उसकी क्या है, अगर उसकी जो कार्ड होल्डरशिप है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कार्ड होल्डरशिप है, अगर उसको कैंसिल किया जाना, ठीक है, अगर उसको कैंसिल किया जाना क्या है, इंडिया की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए क्या है, ज़रूरी है, और उसको तब उसको कैंसिल किया जा सकता है। और साथ ही ये कहते हैं कि अगर जो क्या है कि अगर किसी भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर की सिटीजनशिप को कैंसिल करने के लिए क्या करना है, कैंसिल करना है, जिससे कि क्या हो, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ जो इंडिया की फ्रेंडली रिलेशन है वो मेंटेन हो, ठीक है। तो और या फिर क्या हो, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए किसी भी पर्सन का क्या किया जा सकता है, जो कि जिसको कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है उसको समाप्त किया जा सकता है। किन किन सिचुएशन में, अगर क्या है कि उसकी जो कार्ड होल्डरशिप है उसको क्या है, जनरल पब्लिक के हितों की रक्षा करने के लिए ज़रूरी है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। या ऐसा लगता है कि उसको जो कोई भी पर्सन है उसकी जो क्या है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है उसको समाप्त करना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि क्या हो, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी इंडिया की और सोवरेनिटी मेंटेन रहे, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्या है फॉरेन कंट्रीज़ है उनके साथ भी हमारे फ्रेंडली रिलेशन हैं वो क्या बने रहे, वो अच्छे बने रहे, मैत्रीपूर्ण बने रहे, फ्रेंडली बने रहे। तो इस सिचुएशन में भी ऐसा कोई अगर विवादित पर्सन है, डिस्प्यूटेड पर्सन है, कि जिससे क्या हो रहा है कि ये सब प्रोविजंस में क्या हो रहा है कि इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सोवरेनिटी से रिलेटेड या पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर इंटीग्रिटी से, ठीक है, इंडिया की, या फिर क्या हो कि फॉरेन कंट्री से फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने की बात हो रही हो, तो इस वजह से क्या है कि उस डिस्प्यूटेड पर्सन की जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है उसको क्या किया जा सकता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, इट हैज़ बीन रिजॉल्व बाय ए कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ लॉ और अदरवाइज। ये कहा गया है कि अगर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है और क्या है, अगर उसकी मैरिज क्या है किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा क्या किया गया है, किसी कोर्ट के द्वारा उसको क्या कर दिया गया है, डिज़ोल्व कर दिया गया है, उसको अवैध कर दिया गया है, या फिर उसको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई भी मैरिज जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, यानी उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है, यानी डिज़ोल्व हो जाती है, तो तब उस पर्सन जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर होगा उसकी जो क्या होगी, उसकी जो कार्ड होल्डरशिप होगी उसको समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न बताया गया है कि अगर कोई भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर है और उसकी क्या है, उसकी मैरिज तो डिज़ोल्व नहीं हुई है, ठीक है, has not been dissolved, ठीक है, but during the subsistence of such marriage he has solemnized marriage with any other person। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास क्या है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है और उसने क्या किया है कि उसकी जो है, उसने जो मैरिज की है वो तो डिज़ोल्व नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ है कि वो क्या करता है, किसी अदर पर्सन के साथ क्या करता है, मैरिज कर लेता है बिना उसको डिज़ोल्व किए, पहली मैरिज को डिज़ोल्व किए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि उसका जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डरशिप है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये इसके प्रोविजंस थे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।